नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। संसद में पर्चे फाड़े जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पिछले 48 घंटों से मुलाकात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक अलग चल रही है। सारी कवायद सत्ता बचाने और सत्ता हासिल करने के लिए। इस दौड़ भाग में क्या वाकई जनता के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी की बात होती है? जहां नौकरी के लिए चुनकर भी बेरोजगार बना दिया जा रहा है, दस्तक देकर पूछना पड़ता है, बनाकर क्यों नौकरी पाने का नसीब बिगाड़ दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले एक नियम बना है। कहा गया है कि विधायक पप्पू, गोदी, फेंकू, झूठा, बंटाधार, मंदबुद्धि और मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर नहीं कर सकते। ऐसे 200 शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है। लेकिन काश इस बात को भी समझा जाता कि सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय, असहनशील शब्द है बेरोजगारी। बेरोजगार से बड़ा कोई अब शब्द ही नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश से युवाओं को नौकरी दिलाने की दस्तक देती पहली रिपोर्ट देखिए। मामा जी प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। इस इंतजार भी तो हम लोग कब तक सहेंगे? मामा जी प्लीज प्लीज मामा जी। मैं भी पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हूँ ज्वाइनिंग का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। साथियों ने सहारा दिया और उस पल भोपाल की झील में बढ़ते पानी की तरह बहते आंसू किसी तरह संभल गए। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। लेकिन उस दर्द को कौन दूर करेगा जो लहू में दौड़ने लगा है? बेरोजगारी का ठप्पा लगाकर इन बेरोजगारों के शरीर के भीतर सुनिए मुख्यमंत्री जी। प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। मैं अकेले नहीं, ऐसे हमारे और भी साथीगण हैं। मामा जी देखिए, आप सब बैठे हैं और इस इंतजार में कि नियुक्ति हो जाए तो हम लोग अपना घर परिवार अच्छे से चलाने। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है मामा जी। बहुत आसान होता है जनता से खुद को मामा जी कहलवाकर भावनाओं का रिश्ता बना लेना, लेकिन निभाना शायद आसान नहीं होता। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह के सामने मुख्यमंत्री मामा जी को संबोधित करते हुए हाथ जोड़कर अपनी नियुक्ति का इंतजार खत्म करने की गुहार लगाती जबलपुर की आराधना झरिया के आंसू आंखों से झरझर भोपाल में क्यों बहने लगे? कभी किसी बेरोजगार से पूछिएगा आपका घर कैसे चलता है, वही नहीं आप भी रो पड़ेंगे। प्लीज प्लीज घर की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि अब घर को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है सर। अब आपको क्या बताऊं सर, मेरे घर में मेरे पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास है। अब मुझे इन लोगों को पालना, मतलब मेरे पति का काम धंधा भी कोरोना की वजह से सब बंद हो चुका है। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। मैं कर्ज लेके यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अपना जो जेवर था वो तक मैंने गिरवी रख दिया कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा सकूं। लेकिन मैं मामा जी से यही कहना चाहती हूँ, मामा जी प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। इस इंतजार भी तो हम लोग कब तक सहेंगे? मामा जी प्लीज प्लीज मामा जी, हम लोगों को हम नियुक्ति दे दो मामा। हम लोग अब यहाँ पे मामा जी प्लीज हम लोगों को इंतजार रूपी दुख से छुटकारा दीजिए। मामा जी प्लीज 15 अगस्त तक हम लोग अपने स्कूल में जाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। फिर मामा जी प्लीज हम लोग को इंतजार ना कराएं। आराधना अकेली नहीं है। मुंह पर अपनी बेरोजगारी के छापे वाला मास्क लगाए बैठे ये लोग, जिस पर लिखा है मामा नियुक्ति दे दो। दावा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे 30,000 बेरोजगार हैं जिनका चयन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों का इंतजार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार लंबा होता जा रहा है। जनवरी के बाद से लेकर अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जब ये चयनित शिक्षक बार बार राजधानी भोपाल पहुंचते हैं। एक बार फिर से तेज बरसात के बीच तमाम चयनित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जहां पे जोरदार बारिश हो रही है और क्योंकि और कोई जगह नहीं मिली तो नीलम पार्क में इस
एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके नीचे फिलहाल ये तमाम चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं। अलग अलग जिलों से किराया खर्च करके भोपाल में आकर नियुक्ति दो, इंतजार से मुक्ति दो कहने वाले ये कौन है? अगर अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाते हैं तो इनके इंतजार के बारे में सुन लीजिए। वर्षों बाद 2018 में जाकर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली थी। 2019 में जाकर इम्तिहान हुआ, नतीजा अगस्त 2019 में आया। कोरोना की 2 लहरों में नियुक्ति से पहले वेरिफिकेशन की प्रक्रिया टाल दी गई। 2021 में भी चुने हुए शिक्षकों के दस्तावेज जांच कर भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो पूछिए अब आप खुद सरकारों से, विकलांग को दिव्यांग कह देंगे, लेकिन जो सिस्टम पंगु बना देता है नौकरी के नाम पर, उस सोच का इलाज कहां से होगा? ये जो सहारा लेकर आ रहे हैं देवास के 37 साल के जितेंद्र साधव है। भोपाल घूमने नहीं आए, परीक्षा में चयन के बाद भी 2.5 साल से नौकरी का नियुक्ति पत्र न मिलने पर लाचारगी ने इन्हें यहाँ पहुँचाया है। टीचर बन जाते तो राजनीति विज्ञान बच्चों को पढ़ाते, लेकिन जब सरकार चयन करके 3 साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे पाई तो घर चलाने के लिए शादी ब्याह मुंडन पार्टी में गाना गाने लगे। जिन्हें पढ़ाने से घर चलाना चाहिए, उनका घर गाने से भी नहीं चल पाया। तो मैं नामात्र कमाता हूँ सर, कहीं प्रोग्राम वगैरह आ जाता है तो उसमें से 2-4 हजार रुपए मुश्किल से होता है, वो भी मुश्किल से। किसी महीने में तो 1-2 हजार रुपए के प्रोग्राम हो पाते हैं। अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप को का क्या मैं अकेला सहारा हूँ, विकलांग भी हूँ, दिव्यांग भी हूँ, तो उन्होंने मेरे ख्वाब देखे हैं। आए दिन परेशान होते रहते हैं कि तेरी कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। आज 37 साल का हो चुका हूँ। 37 साल की उम्र में भी बेटे बेटियां सरकारी शिक्षक पद के चयन के बाद भी बेरोजगार घूमते हो तो परिवार पर क्या बीतती होगी? तो चयन क्यों नहीं हो रहा? मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी सरकार में चयनित हुए हैं, इसलिए इन पर रोक लगाई जा रही है। नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति उनकी होने में या उनकी नियुक्ति पत्र देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोर्ट का विषय है। वो जैसे ही हमें अनुमति मिलती है ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इंग्लिश वाले ने जिस राज्य में सरकार बनाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करके फ्लोर टेस्ट का आदेश लिया जाता हो, वहीं पर अदालत का हवाला देकर चयनित शिक्षकों को बेरोजगार बनाकर छोड़ा गया है। इन चेहरों को याद करके सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि विधानसभा के भीतर पप्पू, फेकू, बंटाधार, चोर और मामू जैसे शब्दों को असंसदीय बनाकर आप रोक लगा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा असंसदीय शब्द बेरोजगारी है, जिसे सरकारी अव्यवस्था ने ही युवाओं के माथे पर चिपका दिया। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार 25 जुलाई को खत्म हफ्ते तक देश में बेरोजगारी दर 7.14% हो चुकी है। गांव में बेरोजगारी दर अभी बढ़ी है, शहरों में पहले से 8% बेरोजगारी। इसकी बड़ी वजह बनती है खाली पदों को न भरने वाली सरकारी सुस्ती। खामियाजा सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा परिवार और एक बड़ी आबादी उठाती। उत्तर प्रदेश में तो 3 साल नौकरी कराने के बाद वापस बेरोजगार बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम हंगामे की ऐसी तस्वीरें और कोलाहल सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन इसी शोरगुल में दब जाती है असली मुद्दों की आवाज भी, जो हर राज्य की राजधानी में किसी कोने में बनाकर छोड़ दिए गए धरना स्थलों पर गूंजती है। श्री निशिकांत योगी सरकार न्याय करो, न्याय करो। योगी सरकार न्याय करो, न्याय करो। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो। सांसद या विधायक एक दिन के लिए भी बन जाएं तो जीवन भर पेंशन मिलना नेताओं को तय हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 3 साल तक नौकरी करने के बाद 600 से ज्यादा कर्मचारी दोबारा नौकरी खोजने के लिए दौड़ा दिए गए। लखनऊ में एक जगह से दूसरी जगह धरना देकर वापस अपनी नौकरी पाने के लिए परेशान घुमाए जाते हैं 600 परिवार। हाथ में तख्ती और बैनर लेकर दोबारा नौकरी पाने के लिए प्रदर्शन करते इन लोगों का चयन 2014 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन में हुआ। 2016 में भर्ती का नियम बदलकर पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को एक झटके में दावा है बेरोजगार बना दिया गया। हाई कोर्ट ने इन पर कहा कि 600 से ज्यादा कर्मचारियों को दोबारा मूल पद पर लौटाओ। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि सरकार इन्हें खाली पदों पर दोबारा समायोजित करे, लेकिन महीनों बीत गए। बेरोजगार बनाकर छोड़े गए कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का दिल नहीं पसीजा। ऑर्डर को भी 1.5 साल हो चुका है आए हुए,
और उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया आज तक। अधिकारी बस ये कह देते हैं कि ठीक है हम इसके विषय में विचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कोई उसका संतोषजनक जवाब नहीं आया है। हालात बहुत ही दयनीय है। अभी एक वक्त का खाना खाने के लिए भी दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि दूसरे वक्त का खाना आएगा कैसे। महीनों बीत जा रहे हैं वापस नौकरी पाने के संघर्ष में। 9 दिन से तो धरना ही चल रहा है। अधिकतम 5 साल में चुनाव लड़कर सत्ता पाने का मौका भी नेताओं को दोबारा मिल जाता है, लेकिन इन आम कर्मचारियों को 3 साल बाद भी उसी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है जिसे इन्होंने हासिल करके 36 महीने काम किया था। मंत्री से लेकर के अफसरशाही तक इसके बारे में जानते हैं, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि जो 613 कर्मचारी सड़क पर पड़े हैं उनकी भी सुध ले ली जाए। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। नेताओं अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। नेता अधिकारी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते। सरकारी स्कूल मतदान केंद्र बनकर नेताओं की किस्मत तो तय कर देते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं बना पाते। ऐसे में बिहार से खबर आती है, जहां सरकार को 16 अगस्त तक पटना हाईकोर्ट को बताना है कि आखिर राज्य में IAS, IPS समेत क्लास 1, क्लास 2 रैंक के कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन काश अब ये सिर्फ सवाल न रह जाए। नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। गांव-गांव शमशान घाट बनाने का वादा करने वाले ये सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के नेता और बिहार में पंचायती राज मंत्री। नाम सम्राट, लेकिन सोच जनता के प्रति ऐसी कि जिन्हें पंचायत स्कूल खोलने की बात करनी थी, वो जनता के लिए इसी हफ्ते गांव-गांव शमशान घाट बनाने की बात कहने लगे। और ऐसी ही सोच के कारण बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत ये कि इमारत देख लीजिए तो लगेगा नहीं कि यहाँ स्कूल चलता है, कि खंडहर ही रहता है। स्कूल है भी तो टीचर नहीं। और नौबत ऐसी आ गई कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सभी 38 जिलों के DM और SP को चिट्ठी लिखी है। 4 अगस्त तक बताना है कि जिलों में IAS, IPS समेत क्लास 1 और क्लास 2 रैंक के कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं, इसकी पोल मई 2015 में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक 8 साल के बच्चे कुमार राज ने खोलकर रख दी थी, जब उसने कहा था कि अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उस वक्त उस बच्चे के चुभते हुए सवालों का नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी आगे बताएं उससे पहले याद करिए मई 2015 की इन तस्वीरों को। 6 साल पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही जब सरकारी स्कूलों का चुभता सच कुमार राज नाम के बच्चे ने बताया था। 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम होता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। 6 साल पहले मुख्यमंत्री इस बच्चे के सीधे सवालों को सिर झुकाकर सुनते रहे थे। बाद में बच्चे को माला पहनाकर चले गए थे। जवाब अब भी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बिहार में बदली तो है नहीं। तभी तो शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछ लिया, आखिर कितने नौकरशाहों और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमें बताइए। कोर्ट का कंसर्न जो है ओवरऑल बिहार की एजुकेशन सिस्टम
स्पेशली जो गरीब लोग हैं उन लोगों का पर जो इसका इम्प्लीकेशंस हो रहा है, क्योंकि अमीर लोग या इन्फ्लुएंशियल लोग तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दे रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। उस वजह से कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सरकारी रिपोर्ट के ही मुताबिक 2014 से 2018 के बीच 40 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से कम हो गए। 5 साल में सरकारी स्कूल के भीतर बिहार में बच्चों का दाखिला 26 लाख तक घट गया और हालत ये कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। जहां न टीचर पर्याप्त हो, न शिक्षा देने लायक संसाधन, वहां सवाल यह है क्या अगर सरकारी अफसरों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ने अनिवार्य कर दिए जाएंगे तो हालात सुधरेंगे? इस सवाल के साथ हम बिहार विधानसभा के भीतर दाखिल होते हैं। सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, इसका भी आप क्वेश्चन कीजिए। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई कारण है, यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था और किस तरीके से क्या है ये तो सब लोग को पता ही है कि टीचर लोगों का क्या हाल है, स्टूडेंट लोग का क्या हाल है, एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं, ये बताने वाली बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने IAS IPS हैं उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, तभी एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं इसके एकदम साथ में हूँ, क्योंकि जब वो खुद उनको हम लोग लॉ मेकर हैं और लॉ एग्जीक्यूटर ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, और उनके जब बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में तभी उनको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, उसको वो दूर करेंगे। क्यों नेताजी, आपकी नेता बिरादरी के घर के बच्चे क्यों ना सरकारी स्कूल में पढ़ें? क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? अल्टीमेटली बिहार में जो प्रॉब्लम हो रहा है ये नेताओं के कारण, मंत्री के कारण नहीं हो रहा। अगर विकास में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, कुछ शिक्षा में हो रहा है, जो ये अधिकारियों के कारण हो रहा है, ढीलापन के कारण होता है। तो जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। बिहार की आबादी में हर 100 में 33 लोग कम से कम गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार वो राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय महीने के 3,000 रुपए से भी कम है। फिर भी अगर आम आदमी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए 72,000 सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूल चुनना पड़ता है महंगा वाला, तो ये अन्याय है जनता के साथ। देश में तमाम ऐसे IAS और IPS अधिकारी हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के निकले हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और जब ये रिपोर्ट आएगा कि आखिर बिहार के कितने IAS और IPS अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जवाब में अगर कुछ गिने चुने अफसरों का नाम सामने आ जाए तो ये उनका साहस माना जाएगा, सरकारी स्कूलों की काबिलियत नहीं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। ये आंकड़ा सही है, बार बार दिया भी जाता है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठ जाता है कि वो सिस्टम के कारण IAS IPS बने हैं इतने सालों तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद, या फिर सिस्टम के बावजूद। तो सिस्टम के बावजूद अगर बने हैं, सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो और कितनी गुंजाइश है। बहरहाल कोरोना के संकट काल में अभी जनता की जान की सुरक्षा बड़ी या फिर स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन का लापरवाही भरा जश्न? इस सवाल की दस्तक इसीलिए क्योंकि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बर्थडे ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए मनाया गया। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री को ही नियमों की चिंता नहीं तो पुलिस से किसी कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। ऐसे में मंत्रियों को नियम तोड़ता देख जनता भी नियमों को नहीं मानती या फिर खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। कोरोना की तीसरी लहर का संकट जब मुंह खोलकर खड़ा है तो राजस्थान में जनता की जान से ज्यादा जरूरी मंत्री जी का जन्मदिन हो जाता है। 26 जुलाई की तस्वीरें हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का हैप्पी बर्थडे था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन के जश्न में ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग जुट जाते हैं। जहां स्कूल कॉलेज तक बंद है, वहां राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और RUHS कॉलेज की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर का बर्थडे समारोह अनहेल्दी माहौल को जन्म देते हुए मनाया जाता है। और मंत्री रघु शर्मा जी कहते हैं, कोरोना का दौर खत्म हुआ नहीं है, इसीलिए हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की बात करते हैं। कहीं कहीं सावधानी लगती है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से
विनम्र प्रार्थना है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञ तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सी असावधानी हम बरतेंगे वो हमारे लिए थर्ड वेव के रूप में एक खतरे के रूप में सामने आ सकती है। तीसरी लहर आ सकती है नहीं मंत्री जी, आ ही जाएगी जब आप ही अपने जन्मदिन पर सोमवार को इतने उत्साहित हो गए कि वही प्रोटोकॉल भूल गए जिन्हें फॉलो न करने पर जनता जुर्माना भरती है। बर्थडे पर अपने दीप जलाते हैं तो ना खुद मास्क पहनते हैं ना दूसरे। तलवार निकाल कर रघु शर्मा उसी भीड़ में खड़े हो जाते हैं जिससे बचा जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इससे भला क्या लेना देना। एक तो कद्दावर नेता है, ऊपर से मंत्री पद हाथ में, अपनी वाहवाही, अपना बर्थडे, अपनी ताकत, अपना कानून, अपनी पुलिस। तो भीड़ जुटाओ, बर्थडे मनाओ, बाकी नियम कायदा कानून जनता के लिए है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से बादल फटने की 6 घटनाएं दर्ज हुई। सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही आज 5 जगह बादल फटे। सबसे ताजा बादल फटने की घटना श्री अमरनाथ गुफा के नजदीक हुई। जिस तरह किसी बलून में, किसी गुब्बारे में छेद करने के बाद पानी निकलता है, बादल फटने पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन बादल फटने की परिभाषा क्या है, बादल क्यों फटते हैं, बादल फटने वाला है, क्या इसका पहले से पता लगाया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल फटने से मची तबाही की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां बादल किसी बम की तरह फटे। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में बादल बन गया बम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बादल फटने से जल प्रलय। उत्तराखंड में बारिश से कैंपटी फॉल में दिखा कुदरत का गुस्सा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटा। किश्तवाड़, अमरनाथ और बांदीपुरा में जहां एक बादल फटा तो वहीं करगिल में 2 जगह बादल फटने से लोग खौफ में आ गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटा। इस तरह देश में 6 जगह पर बादल फटने की घटना हुई। सबसे पहले अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से मची तबाही देखिए। ये बादल अमरनाथ गुफा के पास के पहाड़ों पर फटा, जिसके बाद पहाड़ों पर अचानक आया पानी अपने साथ पत्थर और मिट्टी के साथ इस तरह गिरने लगा। अमरनाथ गुफा देश विदेश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो कश्मीर के बिल्कुल बीचों बीच है। हर साल यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। अमरनाथ में भले ही बादल फटने से नुकसान की खबर ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादलों ने भारी तबाही मचाई। ये किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में बादल फटने के बाद की तबाही है, जिसे देखकर लगता है कि मानो जल प्रलय आ गई हो। शोर मचाती नदी बता रही है कि किश्तवाड़ के इस गांव ने कैसी तबाही झेली है। किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में तबाही की एक बड़ी वजह बादल फटने का समय है। यहाँ तड़के सुबह 4:30 बजे बादल फटा। इस वजह से लोगों को बचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जब तक लोग कुछ सोच पाते, पानी की शक्ल में आई मुसीबत चारों तरफ बर्बादी मचा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार होंजर डच्चन गांव में बादल फटने से 19 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। एसडीआरएफ ने प्रभावित इलाके से 7 लोगों के शव मलबे से निकाले हैं, जबकि 17 लोगों को वो जिंदा निकालने में कामयाब रही, जिसमें से 7 लोगों को गंभीर चोट आई है। एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर की टीम 17 लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने से कितनी भयानक तबाही हुई उसे इस घर को देखकर समझिए, जिसकी बुनियाद पानी में बह गई। किश्तवाड़ में पानी के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। अब ये पुल ही देखिए, जिसके टूटने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये पुल रात तूफान आने की वजह से गिर चुका है, तो हमारी जो रिहाइश थी वो हमारी गुजर लोगों की पार के एरिया में थी, वो तमाम गिर चुका है। आप पार जाने का हमें कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए मेरी अपील है इंतज़ामिया से कि आके इसका मौका किया जाए और हमारे पुल का कुछ न कुछ सोचा जाए। किश्तवाड़ में बादल फटने का असर जम्मू में भी देखने को मिला, जहां तवी और चेनाब नदी में उफान आ गया। यहाँ जम्मू शहर में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तवी नदी जो है वो उफान पर है। तवी नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। लगातार पिछले 3 दिन से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश हो रही है। अब बांदीपुरा की तस्वीर देखिए, जहां पर बादल फटने से फुट ब्रिज बह गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आलोसा अष्टांगु क्षेत्र में ये प्राकृतिक आपदा आई, जिससे कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। वहीं इलाके में फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गईं। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के करगिल को देखिए। करगिल जिले में 2 जगह पर बादल फटा। बादल फटने से यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट और घरों को नुकसान पहुंचा। पहला बादल करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर खंगराल गांव में फटा, जबकि दूसरा बादल जांसकर रोड पर संकू उपमंडल में करगिल से करीब 40 किलोमीटर दूर सांगरा में फटा। ये नाला दोनों साइडों से आता है। मस्जिद शरीफ भी है, इसमें मकान 2-3 है ऊपर, वो भी खत्म हो गया। एक मकान तो आधा निकल ही गया है। तो इसका किसी बार कभी भी हमें कोई बंड नहीं लगती अच्छे तरीके से। कुछ तेज बारिशों की वजह से जो पानी आया उससे यहाँ से टैंकी, उसका बाथरूम बना हुआ था, कम से कम अच्छा बिल्कुल पके में था। और एक दीवार थी, बड़ी टीन थी, इंग्लोरन थी, बिल्कुल वो उठा के अपने साथ बहा लिया। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है जो मध्य ऊंचाई के पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब इस तरह के हादसे लगातार और कम वक्त में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटना ये बताता है कि प्रकृति का संतुलन उम्मीद से कई गुना तेजी से बिगड़ रहा है, जो हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। आखिर बादल क्यों फटते हैं? बादल फटने की परिभाषा क्या है? इस सवाल का जवाब भी अब आप जान लीजिए। मौसम विभाग के अनुसार जब बादलों का जमा सारा पानी कुछ मिनटों में एक जगह पर बरस जाता है, तब इसे बादल फटना कहते हैं। कमोवेश उसी तरीके से जैसे हम इस तरीके से एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। औसतन यह बारिश 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। तो जब 1 से 10 किलोमीटर के इलाके में घंटे भर के अंदर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। एक जगह पर 1 से ज्यादा भी बादल फट सकते हैं, जिसमें होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होता है। 2013 में केदारनाथ में यही हुआ था, लेकिन केदारनाथ में जो हुआ वो बहुत कम होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है कि बादल क्यों फटते हैं, तो इसकी भी जानकारी हमने जुटाई है। जानकार कहते हैं कि जब नमी वाली हवाओं के बीच कोई पर्वत आ जाता है, तब पर्वत के दोनों तरफ के ढलान से ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और चोटी पर आकर टकरा जाती हैं। ऐसा होने पर उतनी से एरिया में बहुत तेज बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। देखिए, जो हमारा जो पहाड़ी इलाका है, पर्टिकुलरली हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो है, वो जैसे मॉइस्चर जाता है अरेबियन सी से, आप देख रहे हैं कैसे मतलब पहाड़ के ऊपर राइज करके वो घन बादल बनाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा, पहाड़ के ऊपर जाएगा, तो वो बादल का डेप्थ भी ज़्यादा होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, 15-16 किलोमीटर तक। देखिए, ये जो इनके जो स्टीप पहाड़ होता है ना, जैसे चढ़ाई होता है, तो मॉइस्चर जो आता है अरेबियन सी से, देखिए ना, सीधा आता है और पहाड़ के ऊपर सीधा राइज करता है ऐसे। सो आज जैसे ऊपर जाएगा कोई भी पार्सल जो है ना, कोई भी जो पार्सल बोलते हैं हम लोग, एयर पार्सल, मॉइस्चर के साथ जब ऊपर जाएगा तो वो फिर कंडेंस्ड होगा, जो लिक्विड ड्रॉपलेट। तो इनके ड्रॉपलेट साइज भी बड़ा होता है और बादल का हाइट भी बड़ा होता है। लेकिन दिल्ली के ऊपर प्लेन है, जैसे आ गया कुछ क्लाउड, लो क्लाउड बन गया और बरस गया, जैसे ड्रिजिल चल रहा है। तो वही बादल जैसे ही चढ़ाई शुरू होगा तो इनकी जो हाइट आपको मालूम होगा कि सदर्न पार्ट जो हमारा हिमालय है वो 1000 मीटर, 3000 मीटर, वही एरिया में ज्यादा होता है। तो आपने जाना कि किसी छोटे इलाके में अगर घंटे भर में 10 सेंटीमीटर पानी बरस जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। लेकिन 10 सेंटीमीटर बारिश से होने वाली तबाही बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, अब इसे भी हम समझ लेते हैं। दरअसल 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश से नुकसान नहीं होता। नुकसान की जो वजह है वो बादल फटने की जगह होती है।
अगर बादल नदी या फिर झील के ऊपर या उसके आसपास फटता है तो इससे नदी और झील में अचानक ज्यादा पानी भरने से उसमें उफान आ जाता है और यह पानी तेजी से अपने साथ बड़े पत्थर और ढेर सारी मिट्टी लेकर नीचे की तरफ आता है और आसपास के जो इलाके होते हैं, जो रिहायशी इलाके होते हैं, उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसीलिए पहाड़ों पर बादल फटने से बड़ा नुकसान होता है। दुर्भाग्य यह है कि बादल फटने की घटना बहुत जल्दी हो रही है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या बादल फटने का पहले से पता लगाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ना है। बादल फटने का पहले से अलर्ट संभव ही नहीं। इसकी वजह छोटे इलाके में बादल का फटना है। दरअसल बादल कम दूरी में छोटे मौसमी बदलाव से फटते हैं, इसीलिए पहले से पता लगाना मुमकिन नहीं। रेडार से मौसम विभाग भारी बारिश का अनुमान तो लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेगा यह बताना संभव नहीं। तो मौसम विभाग सिर्फ यह बता सकता है कि आपके इलाके में मौसम कैसा रहेगा, देश में कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। इसी सिलसिले में मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। हम लोग जो वार्निंग अभी दिए हैं, उत्तराखंड का 2 दिन दिए हैं, 28 और 29, जो है कि कोई न जाए वो इलाका में। उत्तराखंड में देहरादून में बहुत बारिश 11 सेंटीमीटर है, मसूरी में 18 सेंटीमीटर है और उसके साथ साथ मुक्तेश्वर में भी है। बहुत जितना स्टेशन है बहुत ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो रहा है और आगे रहेगा 48 आवर्स। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 24 आवर्स, उसके बाद रिड्यूस होगा कल से। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आज बादल फटा, जिससे नालों में उफान आ गया और आसपास रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल की तस्वीर है, जहां बादल फटने से करीब आधा दर्जन नालों में बाढ़ आ गई। ये देखिए बादल फटने के बाद कितनी तेजी से पानी आया और अपने साथ पुलों को बहा ले गया। ये लाहौल का जहलमा नाला है, जहां बादल फटने के बाद आई बाढ़ का ये वीडियो वायरल है। हिमाचल प्रदेश में जहलमा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया। लाहौल के नालों में जब बाढ़ आई तो उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। पानी को देखकर लोग सुरक्षित जगहों पर भागे, लेकिन कई लोग इसमें कामयाब नहीं हुए। लाहौल में बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। ITBP के जवान यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के अलावा भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ही हिमाचल प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। जिसके बाद शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रशासन के साथ आपात बैठक की।